हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट शांति शिक्षा सतत विकास हो जाता है, इसका जो 2021 में पेपर आया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। सो आप लोग जानते हैं आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए हैं। आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यानी कि द ऑप्शन राइट हो जाता है। व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है संवेगात्मक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विकास, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका उपर्युक्त सभी यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। राष्ट्रीयता है देशभक्ति का पुराना प्रत्यय, देशभक्ति का नया प्रत्यय, देशभक्ति का समान प्रत्यय या विघटन प्रत्यय। तो देशभक्ति का समान प्रत्यय यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो इसमें देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये हो जाते हैं, लेकिन विशेषाधिकार नहीं है। जो नहीं है वही सही है। सतत विकास के लिए आवश्यक है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग, असंतुलित विकास। तो शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, जो अति लघु उत्तरीय टाइप में क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। नैतिकता क्या है? नीति के अनुसार कार्य करना नैतिकता है, ठीक है ना। नैतिकता के क्षेत्र क्या हो जाते हैं? परिवार, स्कूल, समाज। हम क्या करते हैं? नैतिकता का पाठ किन से पढ़ते हैं? तो भाई अपने शिक्षकों से पढ़ते हैं, परिवार से, भाई स्कूल में तो शिक्षकों से ही तो हम पढ़ेंगे, है ना। और समाज से हमें ये हमारे क्या हो जाते हैं? क्षेत्र हो जाते हैं। उसके बाद अष्टांग योग किसे कहते हैं? आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन भले उलट फेर के दे दें लेकिन आंसर आपको वही लिखना रहता है। तो अष्टांग योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनमें से 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार योग के बहिरंग बाहरी साधन एवं अंतिम 3 धारणा, ध्यान, समाधि योग के अंत रंग आंतरिक साधन माने गए हैं। पुरुषार्थ चतुष्ट का क्या अर्थ है? तो पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुषार्थ पुरुष प्लस अर्थ, पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्ट भी कहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है? तो साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, तनाव प्रबंध कौशल का क्या अभिप्राय है? वह प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को असामान्य मानसिक स्थिति से सामान्य मानसिक स्थिति में लाया जाता है, तनाव प्रबंध कहलाता है, यानी तनाव प्रबंधन कहलाता है। राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है? तो राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अभाव में हम पुनः दासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम एक नहीं होते हैं तो कोई तीसरा आकर हमारा फायदा उठा लेता है, इसीलिए हमें एक बन के रहना चाहिए, ना कि जैसे अंग्रेज आए थे और यहाँ फूट डालो शासन करो की नीति अपना कर और खुद ने शासन किया था और हम लोगों पे क्या जो हमारे सब थे उन पे कितना अत्याचार किया था। तो यही तो है, क्योंकि एकता में बड़ी ही ताकत होती है। कोई बाहर का आके शासन नहीं कर सकता, करेगा शासन तभी जब हमारी कमजोरियों का जानेगा, प्लस हमें ये जानेगा कि हमें एकता नहीं है, हम में बनती ही नहीं है। आप ऐसे ही नॉर्मल तरीके से समझ लें कि 2 लोग हैं, आप आपस में कोई भी रिश्ते में ले लीजिए और कोई तीसरा उसमें दखल अंदाजी करने लगता है तो उसमें रिश्ते क्या होते हैं? बिगड़ने लगते हैं। तो यही चीज यहाँ पे हो जाती है। आप अपने तरीके से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम लिखिए। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव।
सांप्रदायिकता से आपसी द्वेष को बढ़ावा मिलता है। सांप्रदायिकता से आर्थिक हानि होती है, जनहानि होती है, राष्ट्रीय अस्थिरता उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। मूल्यों की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो मूल्य सभी समाजों के प्रतीक होते हैं तथा सभी समाज अपने मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं। मूल्यों की प्रकृति निम्न है। अमूर्त संप्रतीय मूल्यों का संबंध मनुष्य की आंतरिक शक्ति मन से होता है। यह समाज में अमूर्त रूप से स्थापित रहते हैं, अतः इस प्रकार समाज में प्रकृति मूल्यों की प्रकृति अमूर्त होती है। दीर्घ अनुभवों का परिणाम किसी भी समाज में स्थापित मूल्य थोड़े ही समय में विकसित नहीं होते, जबकि उनके निर्माण के लिए दीर्घ अनुभवों की जरूरत होती है। दीर्घ अनुभवों के परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न सिद्धांत, विश्वास, आदर्श, नैतिक प्रतिमान और व्यवहारिक मानदंडों की स्थापना होती है। उचित कार्य प्रेरक समाज में प्रचलित मूल्य व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मूल्य सही गलत, उचित अनुचित का निर्धारण करने में व्यक्ति के सहायक होते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हो जाता है, स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने में अभिभावकों की क्या भूमिका होती है। यहाँ पे बच्चों के स्वस्थ साथी संबंध को बढ़ाने के लिए परिवार की क्या भूमिका होती है। बच्चों के स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ाने के लिए परिवार की भूमिका, माता पिता को अपने बच्चों के संगी साथियों के विषय में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। जब बच्चे अपने साथियों से बात कर रहे हो तो उनके वार्तालाप का निरीक्षण करना चाहिए। कोई अन्य यदि आपके परिवार की शिकायत लेकर आए तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसा प्रतीत हो कि बच्चे का कोई साथी गलत है तो उसे विश्वास में लेकर उचित परामर्श दें। बच्चे के उसके साथियों और उसके व्यवहार के बारे में समय समय पर बातचीत करें। तो इस तरह से आपका हो जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताएं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य अथवा ईश्वर से साक्षात्कार करना है। सत्य की खोज एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है, जिसे बच्चे में नैतिक गुणों का प्रादुर्भाव कर चारित्रिक विकास किया जा सके। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। व्यक्तित्व की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। व्यक्तित्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए किसी एक गुण का वर्णन कीजिए। यहाँ पे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। व्यक्तित्व के प्रमुख गुण निम्न हैं। अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति। आप इसको तो रट ही लीजिए क्योंकि इसमें ऑप्शन वाले भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और इस तरह भी, तो आपके जब रटे हुए होंगे तो आप आराम से इसे अच्छे से कर पाएंगे। अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति। अनुभव के प्रति खुलापन, तो अनुभव के प्रति खुलापन व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। जब एक व्यक्ति परंपरागत विचारों को स्वीकार न कर स्वयं सोच विचार कर अनुभव आधारित विचारों को स्वीकारता है तो इसे हम अनुभव के प्रति खुलापन कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति बालक बालिकाओं की देखभाल एवं शिक्षा में भेदभाव इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके वंशज ऐसा नहीं करते थे, परंतु वही एक व्यक्ति बालक बालिकाओं की देखभाल एवं शिक्षा में भेदभाव को अनुभव करके मानता है तो यहाँ उस व्यक्ति के अनुभव के प्रति खुलापन है। चैतन्यता क्या होता है, चैतन्यता को जान लेते हैं। चैतन्य व्यक्ति एवं चैतन्य रहित व्यक्ति में बहुत अधिक अंतर होता है। एक व्यक्ति जिसमें चैतन्यता का गुण होता है वो व्यवहार संपन्न तथा आदर्शवादी होगा। दूसरी तरफ चैतन्य रहित व्यक्ति अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाला होता है। बहिर्मुखता का गुण व्यक्ति को सामाजिक बनाता है और ऐसे व्यक्ति समाज में अत्यंत प्रसिद्ध होते हैं। सहमतिजन्यता का गुण जिस व्यक्ति में पाया जाता है वह व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति शंका नहीं करता और अच्छे ढंग से अपने कार्यों को संपादित करता है। स्नायु विकृति से ग्रसित व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व वाला नहीं होता है। यहाँ पे देख लेते हैं। स्नायु विकृति से संबंधित कार्य व्यवहार पर प्रकाश डाले तो व्यक्तित्व का यह पक्ष अरुचिकर संवेगों जैसे डर, दुश्चिंता, अवसाद व सुमेधता के अनुभव करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। यह संवेगात्मक स्थिरता एवं आवेग नियंत्रण की मात्रा को व्यक्त करता है। स्थिरता की उच्च आवश्यकता एवं स्थिर एवं शांत व्यक्तित्व में दिखाई पड़ती है, किंतु यह प्रेरणा विहीन एवं उदासीन होती है। स्थिरता की निम्न आवश्यकता उत्तेजनशील एवं प्रतिक्रियात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ऐसे लोग कभी बहुत गतिशील होते हैं लेकिन वे असुरक्षित या अस्थिर देखे जाते हैं। इस प्रकार स्नायु विकृति के एक छोर पर समैगाकिक रूप से शांत
संतुलित रोगभ्रमी विचारों से मुक्त व्यक्ति दिखाई पड़ता है, तो दूसरे छोर पर संवैगिक रूप से अस्थिर, उत्तेजित, असंतुलित, रोगभ्रमी विचारों से घिरा व्यक्ति दिखाई देता है। व्यवहारवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो व्यवहार प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य है, इसका जीवन में अत्यधिक महत्व है। यह पारस्परिक संबंधों एवं जीवन व्यापार के लिए भी आवश्यक है, शांति के लिए भी आवश्यक है। शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में भी व्यवहार को जनता एवं जानना एवं समझना होता है। शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहित करना तथा अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करना शिक्षा का प्रमुख दायित्व माना जाता है। इसलिए व्यवहार के संबंध में अध्ययन करना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार का पर्याप्त अध्ययन किया है। व्यवहार के विभिन्न पक्षों के विषय में अध्ययन पर बल देने के कारण मनोविज्ञान में व्यवहारवाद नामक एक संप्रदाय का विकास भी हुआ है। आधुनिक मनोविज्ञान में अध्ययन उनके संप्रदायों की सीमा में न करते हुए विस्तृत परिप्रेक्ष्य में किया जाना है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक समस्या के समाधान में किसी एक परिप्रेक्ष्य का ही आधार न लेते हुए विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का उपयोग किया जाता है। यह परिप्रेक्ष्य जैविक, व्यवहार परक, मनोविश्लेषिक, संज्ञानात्मक, मानवतावादी आदि हैं। वर्तमान में उचित व्यवहार पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बल है। शांति के लिए भी उचित व्यवहार अनिवार्य है। वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो विश्व में कई राष्ट्र हैं, उनमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि तमाम प्रकार की असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। कई बार एक ही राष्ट्र में विभिन्न भू रचनाएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु आदि दिखाई पड़ते हैं। इन सब भिन्नताओं का प्रभाव वहाँ के निवासियों के रंग, रूप, विकास, स्वभाव आदि पर भी दिखाई देता है। कोई राष्ट्र अपने वैज्ञानिक प्रगति के कारण या प्राकृतिक संसाधनों के कारण यानी किसी अन्य कारणों से अधिक प्रगति कर जाता है, वहाँ जीवन की सुविधाएं अधिक हो जाती हैं। अपनी प्रगति के कारण कुछ राष्ट्र विकसित राष्ट्र माने जाने लगते हैं, तो कुछ विकासशील मतलब क्या होता है? जो विकास कर रहे हैं, विकास के लिए तत्पर हैं। जो विकसित होते हैं वो विकास कर चुके होते हैं। राष्ट्रों में इस प्रकार की असमानता के कारण ऊंच नीच का भाव पनपने लगता है। वे दूसरे कम विकसित राष्ट्र, या आप विकासशील कह सकते हैं या कम विकसित, बात एक ही है ना, राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करने लगते हैं। इसमें परस्पर वैमनस्य उत्पन्न होने लगता है। यह स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं कही जा सकती है। इसलिए वैश्विक दृष्टि से शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता के औचित्य में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान में शांति की विश्व में सर्वाधिक आवश्यकता है। चरित्र का आशय स्पष्ट कीजिए। तो चरित्र व्यक्ति एवं सामाजिक या क्या है? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में विभिन्न सदस्यों के साथ रहता है। बिल्कुल, व्यक्ति क्या है भाई? सामाजिक प्राणी तो है। और वो बिना समाज में रहे कैसे रह सकता है? ऐसा तो है नहीं कि जानवर है तो जंगल में रह ले, है ना। और सभी के साथ रहता है। सदस्यों के साथ रहने और जीवन बिताने के लिए उसे व्यवहार एवं आचरण को अपनाना होता है। तो बिल्कुल, अगर आपके पास कोई आए और आप अच्छे से उससे बात ना करें, वो आपके पास नहीं आएगा, है ना। तो यही चीज हो जाती है जब हमें दूसरों के संपर्क में रहना होता है, क्योंकि कहते हैं इस तरह से एक सर्किल बना हुआ है, सभी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर हम किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो वो हमसे भी अच्छे से बात नहीं करेगा। इसलिए हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। यही तो है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सदस्यों के साथ रहने और जीवन बिताने के लिए उसे ऐसे व्यवहार और आचरण को अपनाना होता है जिससे उसे दूसरों को कष्ट ना हो, आपस में सहयोग, प्रेम, आदर, सम्मान आदि का भाव हो। इससे ही वह खुद भी शांतिपूर्वक रह पाता है और दूसरे भी शांतिपूर्वक रह पाते हैं। व्यक्ति के व्यवहार और आचरण से उसके चरित्र का पता चलता है। बिल्कुल भाई, चरित्र का पता क्यों नहीं चलेगा? अभी आपसे कोई मिले और आपसे अच्छे से सलाम नमस्ते करे और अच्छे से बात करे तो आप क्या समझेंगे? भाई बहुत अच्छी इसकी परवरिश है, बहुत अच्छा इसका चरित्र है, बहुत अच्छा इसका नेचर है, आप ऐसे बोलेंगे। लेकिन कोई मिला और अगर आपके ऐसे मतलब कहते नहीं, रोड पे भी इंसान जा रहा, हल्का सा ऐसे टच भी हो जाता है, धक्का भी लग जाता है गलती से, तो लोग क्या उस पर हावी हो जाते हैं कि तूने धक्का क्यों मारा, है ना। तो इंसान समझ जाता है कि ये
ऐसे ही है, इनका नेचर भी अच्छा नहीं है, जब मतलब चरित्र ही नहीं अच्छा है, क्योंकि जब दूसरों को इंसान समझ ही नहीं रहा है, दूसरों मतलब ये भी तो समझना चाहिए, हर चीज़ के कहते नहीं है दो पहलू होते हैं, तो जो दो पहलू होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पहला ही पहलू सही हो, कि उसने आपको धक्का मारा, हो सकता है गलती से धक्का लग गया हो, ऐसा भी तो होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी से कोई काम बिगड़ जाता है तो उस पर बहुत चीखते चिल्लाते बहुत, लेकिन ये भी तो समझ लो कि अभी वो बंदा है, काम बिगाड़ने के लिए तो बैठा नहीं है, हो सकता है उससे गलती हो गई हो, तो आप उसको देखो तो उसको समझो तो। लेकिन कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, तो वही चीज़ हो जाती है कि आप जब समाज में रहेंगे, सभी के बीच में रहेंगे, तो आपको हर चीज़ समझनी पड़ेगी, और वही क्या होता है, वही चरित्र का निर्माण होता है, और इससे आप उसके आचरण का, चरित्र का, व्यवहार का पता चल जाता है। यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। तो आप लोगों का ये सेशन भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।